हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट की। ऑफिस मैनेजमेंट कल हम एक दो दिन में डिस्कस किया था हमने कि ऑफिस मैनेजमेंट है कि आपने ऑफिस को प्रॉपरली मैनेज करना है, उसके जो भी फंक्शंस हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं, प्रॉपरली उनको देखना है। अब स्कोप में भी हमने देखा था कि ऑफिस मैनेजमेंट जो है वो जरूरी है, कौन कौन से एरिया में यूज होता है। अगर हम फर्नीचर की बात करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम स्टाफ की बात करें, ठीक है, जिसको हम पर्सोनल बोलते हैं, हर जगह पे ऑफिस मैनेजमेंट है। क्योंकि जिस चीज को आपने मैनेज करना है वहां पे तो आप लोगों की इसकी जरूरत पड़ेगी ही ना। ऐसे थोड़ी ना है कि बिल्डिंग है तो हो जाएगा अपने आप से काम, नहीं, उसको मैनेज करना पड़ेगा प्रॉपरली। मे बी आप स्टाफ को मैनेज करो, उनको सैलरी के बारे में बात करनी है, आपने उनकी ट्रेनिंग के बारे में बात करनी है, कोई भी चीज है। तो आई होप तुम लोगों को ऑफिस मैनेजमेंट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं है तो वो पुराना वाला टॉपिक एक बार से रीड कर लेना। बात करते हैं इंपॉर्टेंस, जरूरी क्यों है, क्यों हम कहते हैं कि हमें ऑफिस मैनेजमेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वन इन्होंने लिखा है लीडरशिप। अगर मैनेजमेंट होएगी तभी वो आप लोगों को लीड करेंगे। ठीक है, सो हम लोग बात कर रहे थे लीडरशिप की। सो मैनेजमेंट प्रोवाइड लीडरशिप बाय इन्फ्लुएंसिंग एंड गाइडिंग ऑफिस पर्सोनल। अब उनको हम लीड कैसे करते हैं? सिंपल सी बात है कि लीडर का काम क्या है, आपको इन्फ्लुएंस करना। अपने लेक्चर से, अपनी डायरेक्शन से वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा, ताकि आप उनके ऑर्डर्स को फॉलो करो। एंड गाइडिंग ऑफिस पर्सोनल, एक तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना है और दूसरा आपको गाइड करना है अगर आप लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। सही डायरेक्शन में वो गाइड करेगा सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। मैनेजर इन्फ्लुएंसेस हिज सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विलिंगली फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो वही बात है, गाइड करना है या उसको इन्फ्लुएंस करना है, किस लिए? ताकि वो विलिंगली ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करे। विलिंगली का मतलब ये जबरदस्ती नहीं करेगा। लीडर वो होता है जिसने भाषण दिया, लोग उसकी बात मानने पे आ गए हैं, ये नहीं कि वो पकड़ पकड़ के बोल रहा है कि भी रूल को फॉलो करो, नहीं। ठीक है, सो ऑफिस मैनेजमेंट जो है वो लीडरशिप प्रोवाइड करती है सो दैट आपके मेंटल सेट को चेंज किया जा सके, आप लोगों को सही डायरेक्शन में गाइड किया जा सके, ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारा जो एम है ऑफिस को स्टार्ट करने का, वो अचीव हो सके। नेक्स्ट बात इन्होंने करी है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। अगर कोई एक पर्सन लीडर बैठा है, एक मैनेजमेंट है, वो हमेशा ट्राई करेंगे कि कॉस्ट कम आए। अगर कोई मैनेजमेंट है ही नहीं, तुम अपने आप से ही काम करी जा रहे हो, तो कोई वेस्टेज ज्यादा कर रहा है, ठीक है, किसी की वजह से वेस्टेजेस ज्यादा होंगी, कोई खर्चा ज्यादा लगा रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपकी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज होने की जगह पे मैक्सिमाइज हो जाएगी। So office cost can be reduced under the guidance and control of efficient management। कि जैसे वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, जैसे वो आपको कंट्रोलिंग यानी कि आपके लिए स्टैंडर्ड सेट करेंगे, उसकी वजह से आप लोगों का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब क्या है? आपको एक टारगेट दे देंगे, इस महीने में आपने इससे ज्यादा खर्चा नहीं करना। तो हमें पता ही है, इससे ज्यादा खर्चा करेंगे तो हमारा खर्चा और बढ़ेगा, नुकसान ज्यादा होएगा, लॉसेस ज्यादा होंगे। सो कंट्रोलिंग हियर मींस स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा ताकि आप लोगों का खर्चा, आपका कॉस्ट ज्यादा ना आए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं ऑफिस मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड डूइंग द ऑफिस एक्टिविटी इन बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। ठीक है, ताकि जो काम करने वाले हो वो अच्छे तरीके से करो, ताकि आपका खर्चा जो है वो कम से कम आए, जितना वो कम कर सकते हो। कॉस्ट रिडक्शन इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखो हर चीज जो है वो कॉस्ट के साथ रिलेटेड है। कैसे? कोई भी आप बिजनेस चला रहे हो, प्रॉफिट के लिए चला रहे हो, मानते हो? प्रॉफिट अगर ज्यादा करना है तो खर्चा कम करना पड़ेगा। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पर्स में सेविंग ज्यादा रहे, तो मैं अगर नहीं निकालूंगी, खर्चा नहीं करूंगी, तो अल्टीमेटली सेविंग ज्यादा ही रहेगी। इसीलिए तो इसलिए लिखा है इन्होंने कि कॉस्ट रिडक्शन जो है वो मेन हमारा एक मेन मुद्दा है जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, विच कैन बी अचीव थ्रू वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड मैकेनाइजेशन। अगर तो आप काम मशीन से कर रहे हो तो आप लोगों को बहुत ज्यादा लेबर अपॉइंट करना, उनको वेजेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां से खर्चा कम हो गया, सैलरी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वेस्टेजेस ज्यादा नहीं होंगी। हाथ से चीजें बना रहे हैं, हाथ से काम कर रहे हैं, तो गलतियां हो सकती है ना। मशीन काम करेगा, कंप्यूटर काम करेगा, तो वहां पे गलतियां नहीं होंगी। मैकेनाइजेशन समझ में आ गया। दूसरा वर्ड यूज किया है इन्होंने, वर्क सिंप्लीफिकेशन। अगर तुम कॉम्प्लेक्स काम करोगे ना, 4-5 प्रोसेस बनाए हैं, काम तो वही करना है, सिंप्लीफाई कर दो। जो एक्स्ट्रा काम है, एक्स्ट्रा वेस्टफुल एक्टिविटीज है, उनको रिड्यूस कर दो।
तो वही उन्होंने बोला है कि कॉस्ट कम हो जाएगी, आलतू फालतू के बीच में प्रोसेस डाले हैं तो वहां पे एक्स्ट्रा मशीन्स लगाई हैं, एक्स्ट्रा लेबर लगाया है, तो कितना खर्चा कर रहे हो। इसलिए उन्होंने बोला है कि कॉस्ट रिडक्शन जो है वो हो सकती है, वो कैसे अचीव होएगी, थ्रू वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड मैकेनाइजेशन, प्लानिंग और साउंड ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्टिव कंट्रोल। इसकी वजह से तो आपका जो है कॉस्ट रिड्यूस हो ही सकता है, वो तो हमारे लिए इजी है ही। नेक्स्ट इन्होंने बात करी है एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी हियर मींस दे आर टॉकिंग अबाउट स्पीड, कि तुम्हारा जो है स्पीड जल्दी जल्दी काम हो, और वेस्टेज या वेस्टफुल एक्टिविटीज है उनको रिड्यूस करना, ये हमारी एफिशिएंसी कहती है। सो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, इनपुट आउटपुट मतलब जितना इनपुट डाला है, जितना रॉ मटेरियल डाला है, जितने तुम लोगों ने एफर्ट डाले हैं, आउटपुट या उसका रिजल्ट उससे ज्यादा आना चाहिए। अगर ज्यादा नहीं आ रहा, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो एक्टिविटीज को, वेस्ट कर रहे हो रिसोर्सेज को। समझ में आया? मैंने एफिशिएंसी के दो वर्ड बोले हैं। एफिशिएंसी का मतलब स्पीड से काम करना और वेस्टेज कम करना। इसलिए लिखा है कि इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप जो है उसको एफिशिएंसी कहते हैं, कि जितना इनपुट डाला है आउटपुट ज्यादा आना चाहिए। अगर आउटपुट ज्यादा नहीं आ रहा, जितना मटेरियल डाला है आपने आउटपुट कम करी है, इसका मतलब आपने बाकी का मटेरियल वेस्ट किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साउंड ऑफिस मैनेजमेंट हेल्प्स इन कटिंग द ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो यहाँ पे आप लोगों का जो भी और लिखा है ना, तो वन एंड सेम थिंग, कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आप लोगों की कम हो सकती है। दिस इज पॉसिबल थ्रू वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड मैकेनाइजेशन, अगेन वही चीज लिखी है। तो अगर तुम लोगों को स्पीड से काम करना है, वेस्टफुल एक्टिविटी या वेस्टेज कम करनी है, तो तुम्हें वर्क सिंप्लीफिकेशन करना ही पड़ेगा, और काम भी मशीन के थ्रू करना पड़ेगा, कंप्यूटर्स के थ्रू करना पड़ेगा, ताकि एरर्स के चांसेस कम हो जाएं। in modern day competitive environment, organization which is able to check its operating cost can only think of survival and growth. अगर कहते तुम लोग फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मतलब कंपटीशन जो आप लोगों का है, जैसे कोक का कंपटीशन है पेप्सी या माजा या मिरिंडा, तो इस तरीके से कहते हैं कि अगर आप लोग जो है, या फ्रूटी या माजा, इस तरीके से आप बोल सकते हो कि मेरा कंपटीशन कौन है। तो अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में सरवाइव करना है, तो तुम्हें कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। अगर दो लोग हैं, एक की कॉस्ट बड़ी ज्यादा आ रही है, तो ऑफ कोर्स आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। इसीलिए मैनेजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि आपका खर्चा ज्यादा ना हो, क्योंकि खर्चा कम होएगा तो अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क। अगर मैनेजमेंट है तो प्लानिंग भी होएगी और कंट्रोलिंग भी होएगी। अगर प्लान किया है, स्टैंडर्ड सेट कर दिया, पहले प्लान बनाया हमने कि हमने इस बार जो काम करना है वो 100 200 इस तरीके से आउटपुट आपने डिसाइड कर ली है। फिर उसके बाद आप काम करोगे और कंपेयर करोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एंड देन यू विल कंक्लूड वेदर देयर आर एनी डिविएशंस और नॉट, कि कोई डिफरेंस तो नहीं आया। जितना प्लान बनाया था, जो स्टैंडर्ड सेट किया था, क्या आपने उतना काम कर लिया है, उतना अचीव कर लिया है। अगर नहीं किया तो क्यों नहीं तुम लोगों ने टारगेट अचीव करे। आप लोगों को मैंने टेस्ट दिया 3 चैप्टर याद करके आओ, आपने 3 नहीं 2 किए, रीजन क्या था, एक का याद नहीं हुआ, ठीक है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, केयरलेसनेस थी, क्या थी वो, रीजन बताइए। इसी तरीके से आप लोगों को एक टारगेट दिया जाएगा, देन कंपेयर किया जाएगा कि डिफरेंस है या नहीं है। अगर मान लो आपको मैंने 3 चैप्टर रीड करने के लिए दिए, आप 4 रीड करके आ गए, मैंने कितने दिए 3, तुम लोगों ने कितने रीड किए 4, मतलब कितने एफिशिएंट हो तुम, कितने स्मार्ट हो, कि तुम लोगों को कितनी नॉलेज है, तुम लोगों ने इतनी जल्दी ग्रैब कर लिया सब कुछ। सेकेंडली, किसी को मैंने 3 दिए थे, उसने 1 किया, कितना इनएफिशिएंट पर्सन है वो। तो ये चीजें यहाँ पे होती हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग में। आप पहले से ही प्लान करोगे ताकि तुम्हारा जो काम है प्रॉपरली चलता रहे। अगर काम करने से पहले सोचोगे ना, अब हम कैसे करें, अब कैसे जाएंगे, कौन रॉ मटेरियल लेके आएगा, कितने का लेके आएगा, तो तुम्हारे डिसीजन डिले होते जाएंगे। पहले ही डिसाइड करो, कंपनी बनाने से पहले या जब आपका ऑफिस हो रहा है 4-5 महीने पहले ही डिसाइड कर लो कि अगले महीने तुम लोगों ने क्या करना है, ठीक है, कैसे अपने टारगेट्स को अचीव करना है, कब जो है प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, कौन प्रोडक्शन करेगा, ये जो भी चीजें हैं पहले ही वो चीजें कहते हैं डिसाइड करो। ये नहीं कि जब सर पे काम पड़ा है तब आप डिसाइड करने बैठे हो। सो प्लानिंग अगर पहले होएगी तो आपका काम भी कैसे होएगा, स्मूथली होएगा, तुम्हें बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरियस ऑफिस फंक्शन। अगर कहते हैं ऑफिस मैनेजमेंट है, इसकी वजह से हर काम
बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, हार्मनी रहेगी ऑफिस में, उनके फंक्शंस में, ठीक है। इट फैसिलिटेट कंट्रोल बाय इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर, it facilitates control by influencing behavior of events to ensure their conformity to plans, ताकि आप देखो कि जो प्लान्स बनाए हैं आप उनके साथ उनको रिलाई कर रहे हो, उनको फॉलो कर रहे हो, ठीक है, उन पे रिलाई कर रहे हो, ये चीजें आप लोगों ने देखनी है। सो कोऑर्डिनेशन कैसे रहेगा ऑफिस मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। फंक्शंस की बात करें जैसे प्रोडक्शन, परचेज फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन रहेगा अगर ऑफिस मैनेजमेंट है तो। नेक्स्ट इन्होंने बात करी है मैनेजिंग सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सब काम कौन कर रहा है, अभी इतने पॉइंट पड़े हैं, हर चीज में कर रहे हैं कि ऑफिस मैनेजमेंट हेल्प करेगी ये काम करने में, ऑफिस मैनेजमेंट हेल्प करेगी ये काम करने में। तो अल्टीमेटली सब काम सोचना करना किसका काम है, ऑफिस मैनेजमेंट का। तो वही देखेंगे कि मैनेजमेंट को आगे कैसे सरवाइव करना है, कैसे वो स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, उसकी अगर ग्रोथ करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा। सो ये सब कुछ डिसाइड करना मैनेजमेंट का काम है, क्योंकि मैनेजमेंट में ही डायरेक्टर बैठे हैं, वही मीटिंग अटेंड करेंगे तो वही डिसाइड करेंगे ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आगे कैसे लेके जाया जाए। सो चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कोई नई मशीनरी आ गई है, कोई काम करने के नए मेथड्स आ गए हैं, आपने पहले ही एंटिसिपेट कर लेने हैं, पहले ही प्रिडिक्शन कर लो कि अगले महीने ना ये चीज इंप्लीमेंट हो सकती है, अगले महीने इस तरीके का कोई और चेंजेस आ सकते हैं, ताकि आप उनको अडेप्ट करो और आप मार्केट में सरवाइव कर पाओ। मैंने पहले भी बहुत बार एग्जांपल दिया, मैं दोबारा बता रही हूँ कि अगर आज भी बहुत सारी चीजें हैं हाथ से बनी, हाथ से बनी हुई चीज कोई बड़ी हो सकती है, कोई छोटी बन सकती है, किसी का शेप किसी तरीके की हो सकती है। जैसे मैंने आपको रग्बी या फुटबॉल की अगर बात बताऊं, हाथ से किसी फुटबॉल को सिलना है, क्या वो सारे सेम साइज के रहेंगे, सेम वेट के रहेंगे, सेम तरीके का नहीं हो सकता ना, हमारा हाथ सेम नहीं चल सकता हर टाइम पे। तो वहां पे देखो कि वो चीजें कैसी मतलब प्रॉपरली इतनी स्टैंडर्डाइज्ड वे में नहीं बनती। वही काम मशीन करेगी तो हर फुटबॉल का साइज, शेप, साइज, जो भी कलर है वो सेम रहेगा। तो कहते अगर मैंने एंटिसिपेट करा है, पहले हाथ से काम होता था, मैंने एंटिसिपेट करा फ्यूचर में कोई मशीन आएगी या आ गई है मार्केट में, तो लेके आओ, मशीन से काम करना स्टार्ट करो, तभी लोग आपकी चीजें खरीदेंगे, उनको लगेगा ये नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली चीज बनी है, हमें ये खरीदनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर तुम वही आज भी हाथ से चीजें बन रही हैं, आज भी हाथ से फुटबॉल बन रहे हैं, तो लोग खरीदना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो जल्दी खराब हो सकते हैं। तो आप लोगों ने अगर सरवाइव करना है, आप चाहते हो आज भी आपकी डिमांड रहे, तो आप कहते प्रॉपरली काम करना स्टार्ट करो। और चेंज इन टेक्नोलॉजी में आप लोग कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की भी एग्जांपल दे सकते हो। अगर आज भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो है वो चल रहा है, मैंने कोई मान लो चेंजेस नहीं करे इतने सालों से, मैं वही आज भी मार्केट में बेच रही हूँ, कोई इंटरेस्टेड होएगा मेरा टीवी खरीदने में? नहीं। अब तो एलईडी आ चुकी है, टीवी कलर टीवी छोड़ो, एलईडी आ चुकी है, तो दूसरे टीवी भी अभी उनके टेलीविजन है उनकी भी सेल नहीं होती। तो चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, उसको यहाँ पे अडेप्ट करो ताकि आपकी फ्यूचर में ग्रोथ हो सके। आज भी वही उसी पैटर्न के ऊपर स्टक रहोगे तो आपकी सेल्स बढ़नी बंद हो जाएंगी। जैसे नोकिया का था, नोकिया ने इतनी ग्रोथ नहीं करी, उसको लगा उसका फोन जैसा है अच्छा है, लोगों ने खरीदना ही बंद कर दिया, फिर माइक्रोसॉफ्ट को टेक ओवर करना पड़ा, अब उसकी जाके थोड़ी बहुत सेल बढ़ी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इन्होंने बात करी है हेल्प इन इनोवेशन मैनेजमेंट। अब चेंजिंग टेक्नोलॉजी को इसके साथ में अगर रिलेट करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। तो मैनेजमेंट अगेन वो इनोवेशन, नई नई चीजों को ट्राई करने में जो है वो ट्राई कर सकती है, मतलब कि हम कौन कौन सी चीजें बनाएं, न्यू और डिफरेंट आइडियाज या बेटर मेथड्स क्या हैं एक ही काम को करने के, जो भी मेथड्स हैं उनको अडॉप्ट करो और लोगों को वो चीजें प्रोवाइड करो, क्योंकि लोग थक चुके हैं एक ही चीजों को, एक ही तरीके की चीजों को बार बार यूज करते करते। तो ये जो काम है वो बेसिकली किसका है? R&D डिपार्टमेंट का। आई होप तुम लोगों को मीनिंग पता होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट कहते हैं इसको। सो ऑफिस पीपल कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद कस्टमर्स, डीलर्स, सप्लायर्स। अब देखो मुझे इंफॉर्मेशन कैसे आएगी कि ये चीज भी मार्केट में आई है? जब मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करूंगी, कस्टमर मुझे आके बताएगा नहीं भी मुझे ऐसी क्रीम नहीं चाहिए, मुझे ऐसी क्रीम चाहिए जिसमें BB CC ये वाली ऑप्शन सारी हों, तब मुझे पता चलेगा कि लोगों की ऐसी डिमांड भी है तो ऐसी चीज भी बनानी चाहिए।
पहले लोग बोलते थे सिर्फ कोल्ड क्रीम चाहिए, फिर कहते नहीं साथ में फेयरनेस भी चाहिए, फिर कहते नहीं साथ में ग्लो भी चाहिए। तो लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंगली दे आर चेंजिंग। सो ये इनोवेशन है, ठीक है। सो नेक्स्ट इन्होंने बात करी है मैनेजिंग चेंजेस। मुझे लगता है कि इन्होंने एक ही पॉइंट को घुमा फिरा के वही चीजें लिखी हैं। मैनेजिंग चेंजेस अगर आप मैं समझा देती हूँ, अगर आप इसको इनोवेशन में ही लिख दो तो ज्यादा बेटर होएगा। मैनेजिंग चेंजेस का मतलब ये है कि जो चेंजेस मार्केट में हो रहे हैं, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट क्या है, डायनेमिक। डायनेमिक इन्वायरमेंट हियर मींस कि जो एवर चेंजिंग, बहुत जल्दी चेंज होता है, लोगों की डिमांड चेंज हो रही है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं हर साल, जैसे आपकी 5 साल बाद सरकार आती है, पॉलिसीज चेंज कर देती है, आती है चेंज कर देती है, तो डायनेमिक इन्वायरमेंट ही हुआ। एक डायनामिक इन्वायरमेंट अगर मैं ना बोलूं तो उसको मैं ये कहूंगी कि जो पॉलिसी आज से 20 साल पहले बनी थी आज भी वही फॉलो हो रही है, नहीं हो रही ना, तो ये डायनामिक इन्वायरमेंट है। आज से 2 महीने पहले जो लोगों की डिमांड थी, क्या आज भी वही डिमांड है उनकी? क्या उनका टेस्ट, उनकी प्रेफरेंस सेम है? नहीं है, डायनेमिक इन्वायरमेंट। क्या जो आज से 10 साल पहले गोल्ड का प्राइस था, क्या आज भी सेम प्राइस है? नहीं है, डायनेमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये इतने चेंजेस आ रहे हैं। तो कहते हैं जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं, आपने करना क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी पॉलिसीज में चेंजेस करने हैं, ताकि लोग जो है आउटडेट फील ना करें, ऑब्सोलीट फील ना करें, कि उनको जो चीजें मिल रही हैं, जो उनको सर्विसेज मिल रही हैं वो आउटडेटेड मिल रही हैं, तो ताकि एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट के साथ कोप अप कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल बेनिफिट। अब बात करते हैं कि जो आपकी मैनेजमेंट है उसके सोशल बेनिफिट क्या है। ऑफिस मैनेजमेंट के सोसाइटी को भी कोई ना कोई बेनिफिट होएगा ही। मैनेजमेंट इज बेनिफिशियल नॉट ओनली टू द बिजनेस एंटरप्राइज बट आल्सो वेरियस सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। बड़े लोगों के लिए बेनिफिशियल है। कैसे कैसे? अब इन्होंने ये सेकंड लाइन में लिखा है, अंडरलाइन कर लीजिए। इट प्रोवाइड्स एंड मेंटेन्स लिंक विद वेरियस टाइप ऑफ सप्लायर्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जनरल पब्लिक। सो ये इनको भी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या ऑफिस सिर्फ एक प्रोडक्शन फर्म में ही है, या ऑफिस सिर्फ आपकी आईटी फर्म में बना हुआ है? नहीं। आप बैंक में जाते हो तो ऑफिस तो वहां पे भी दिखता है। आप इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के पास जाते हो, वहां पे कॉर्पोरेशन में, तो वहां पे भी ऑफिस है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का भी ऑफिस है। तो अल्टीमेटली आप लोग इनके साथ लिंक बना के रखते हो, या आप बोलो कि लोगों को इन चीजों का बड़ा बेनिफिट हो रहा है, अल्टीमेटली हम ये कहना चाहते हैं। ठीक है। अब जैसे ऑफिस है, उसने कोई डीलिंग करनी है तो बैंक के साथ भी उसका लिंक है। अगर कोई ऑफिस है, उसने इंश्योरेंस भी करानी है, एम्प्लॉयज की कराए, चाहे वो अपने सामान की कराए, चाहे अपनी बिल्डिंग की कराए, इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी लिंक है। एक ऑफिस ने टैक्स पे करना है तो गवर्नमेंट के साथ भी उसका लिंक है। एक ऑफिस को रॉ मटेरियल चाहिए तो उसका सप्लायर के साथ भी लिंक है। और अल्टीमेटली जो वो ऑफिस बना रहा है, जिस चीज के साथ डीलिंग कर रहा है, वो चीजें बेचनी किसको है? पब्लिक को। या सर्विसेज दे रहा है तो किसको देनी है? पब्लिक को। तो इसलिए लिखा है कि सिर्फ जो मैनेजमेंट है वो एक ऑफिस या कमरे तक बंद नहीं हो जाती। ये जो मैंने अंडरलाइन करी है, ये आपकी पार्टीज, इनको भी वो सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। कौन करता है? ऑफिस करता है। इनके साथ उनका लिंक है, वो क्रिएट करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में आपके काम आए। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज की वो बात कर रहे हैं उनको प्रॉपरली यूज करना है। ठीक है, ताकि आप लोगों को उसका ज्यादा बेनिफिट मिल सके। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो डिप्लीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, आपने उनका प्रॉपरली यूज करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा उनसे प्रोडक्शन कर सको। Office people enable all the departments of the organization to put these resources to best possible use। कि आप ना कई बार देखते हो, अगर आप फूड फैक्ट्री देखो या इस तरीके का कोई आप प्रोग्राम देखते हो, टीवी चैनल देखते हो, तो वहां पे क्या होता है कि आप मशीन के बीच में कोई सामान डालते हो, कोई भी चीज बना रहे हो। मान लो मैं फुटबॉल की एग्जांपल दोबारा से लेती हूँ। फुटबॉल बना रहे हो, फुटबॉल के कुछ पीसेस बच जाते हैं, क्योंकि जब हम उसको प्रोसेसिंग करते हैं ना, कट करते हैं उसको शेप में, तो एक्स्ट्रा पार्ट उसका निकल जाता है। अब उसको फेंकने की जगह पे अगर दोबारा से उसको रबड़ बना के उसको मैट बनाने के लिए मैं यूज कर सकूं तो कर सकती हूँ ना। ये क्या है कि जो रिसोर्सेज आपको लगता है कि वेस्टफुल है, इसको फेंकना चाहिए, आप दोबारा से उनको यूज करो और कुछ बना दो। आप रॉक गार्डन देखते हो चंडीगढ़ का, वो उन्होंने कहाँ से प्लास्टिक, जो लोगों ने चीजें फेंक दी थी कि ये तो अभी जरूरत ही नहीं है इनकी, उनसे भी उन्होंने कोई चीज बना दी है। तो इस तरीके से जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अब उसके साथ थोड़ा सा इसको मतलब साथ में मिलता जुलता पॉइंट है, एग्जाम्पल को ले सकते हो। एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती बट आपको समझने के लिए जरूरी है।
तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप लोग और ऑल्टरनेटिव यूज के लिए भी यूज कर सकते हो, उनका ऑल्टरनेटिव यूज भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं ताकि कहीं ना कहीं जो कॉस्ट आपकी कम हो सकती है, जहां से भी कम हो सकती है, आप कम कर सको। नेक्स्ट बात करते हैं रियलाइजेशन ऑफ अल्टीमेट गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो मुझे लगता है सबसे पहले आपका पॉइंट आना चाहिए कि जो आपकी ऑफिस मैनेजमेंट है वो क्यों है, उसका एग्जिस्टेंस ही क्यों है, ताकि गोल जो है आप लोगों का अचीव हो सके। क्योंकि गोल अचीव करने के लिए कोई तो बंदा ऐसा होना चाहिए ना जो आपको गाइड करे, जो आपको जो है मैं कहूँ कि आपकी एक्टिविटीज को आप विद अदर डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट कर पाए। अगर कोऑर्डिनेशन है, गोल सेटिंग हुई पड़ी है, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, तो गोल तो अचीव होना ही होना है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हम लास्ट पॉइंट है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग कर रहे थे मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशंस। सो अगेन जो है ऑर्गेनाइजेशन का, जो ऑफिस का काम या ऑफिस मैनेजमेंट का काम क्या है, आप लोगों के साथ या पब्लिक के साथ उन्होंने रिलेशंस मेंटेन करके रखने हैं। ठीक है, रिलेशन मेंटेन करने हैं, कैसे मेंटेन किए जा सकते हैं, जब आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा, ठीक है, आप लोगों से फीडबैक ली जाएगी, ओनली देन वो मेंटेन रहेंगे। अगर अपनी मर्जी से मैं प्रोड्यूस करी जा रही हूँ चीजों को और सेल करी जा रही हूँ, वो कोई मुद्दा नहीं है। करना क्या है, लोगों से सुनना है, लोगों से फीडबैक लेनी है, अकॉर्डिंगली जो आपको लगता है आप वो चेंजेस कर सकते हो, ताकि आपकी गुडविल और आपकी पब्लिक इमेज अच्छी बन सके। तो इसके लिए भी ये चीज जरूरी